अब हम बीए थर्ड ईयर की छात्राओं से उनकी 5वीं यूनिट में मिथक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय, हिंदी विभाग। तो आज हम बच्चों मिथक के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस शब्द पर आधारित है। मिथ का प्रयोग काल्पनिक कथा या पौराणिक कथा से लिया गया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। मिथक परंपरागत अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर ली जाती है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी को मिथक कहा जाता है। डॉक्टर रामपूजन तिवारी का मत है कि मिथक व्रत अथवा कहानी है और वह तर्कमूलक वक्तव्य और विवेचन से उल्टा है। वास्तव में यह बुद्धिमूलक नहीं है और सहजात वृत्ति संजात है। सुव्यवस्थित दर्शन शास्त्र की बारीकियां इसमें नहीं हैं। मिथक वास्तव में धर्म संबंधी शब्द नहीं है। चूँकि ये मनगढ़ंत है तो धर्म संबंधी हो भी कैसे सकता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर मिथक का संबंध धर्म कार्य यानी कि कर्मकांडों से जोड़ा जाता है। कर्मकांड के बाद की अवस्था में मिथकों के सृजन का अवसर आता है। धर्म कार्य ही मिथक की प्रेरणा स्रोत हैं। वैसे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उनके बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। धार्मिक विधि विधान का जैसे मिथक आख्यान मूलक रूप है। ये अपन को किसने बताया? डॉक्टर रामपूजन तिवारी का मत है। किसके बारे में? मिथक के बारे में। तो मिथक के जो काफ़ी सारे अर्थों की ओर संकेत करता है, वह अर्थ बहुत से क्षेत्रों में आता है। धर्म, निवृत्त शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविश्लेषण आदि, ललित कला वगैरह कई क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिथक के विशेषताएं। तो मिथक की निम्न विशेषताएं हैं। यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है। इसमें अति मानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है। इसकी घटना बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि वो बिना मनगढ़ंत है, उसका नाम ही दिखा रहा है। इसमें विस्मयपूर्ण और कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं। यह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छ होता है। मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवेतर विशेषतर देवताओं से संबंधित होते हैं। वह लोक विश्वास पर आधारित होता है। माने कि कोई भी जो मनगढ़ंत कहानियाँ अपन देखते हैं गाँव में या थोड़े बैकवर्ड एरियो में अपन जाते हैं, तो कोई भी किसी भी लोक प्रचलित कहानियाँ, मनगढ़ंत जो कहानियाँ होती हैं, उस पर सामान्य जनता बहुत आसानी से विश्वास कर लेती है। मिथक बुद्धिमूलक ना होकर सहजात वृत्ति संजात होते हैं और वे सामूहिक अचेतन मन से संबद्ध हैं। मतलब उनका जो अचेतन मन है उससे संबंध होता है। अब मिथक को साहित्य के एक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है, जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है तथा अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक के माध्यम से इतिहास में जुड़ने की कलात्मक क्षमता भी काव्य में आती है। जैसे कि प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधायुग, नरेश मेहता की संशय की रात, ये सभी जो कृतियाँ हैं, ये सभी किस पर आधारित हैं? मिथक पर आधारित हैं। कामायनी, अंधायुग, संशय की एक रात, ये सभी मिथक पर आधारित कृतियाँ हैं, जिसमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्टर एस.एन. गुप्त के अनुसार कविता में मिथकों का प्रयोग सायास नहीं, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्हें काव्य का अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें कवि की दृष्टि से जुड़ा होना चाहिए। ये गुण आने पर ही मिथक कलात्मक बन पाएगा। मिथक को आधार मतलब जो हिंदी की आधुनिक कविता में कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधायुग, संशय की रात,
ये सभी कुंवर नारायण सिंह के आत्मजाई भी मिथक पर आधारित है, जिससे आधुनिक भावबोध को आकर्षण अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपन ने अभी मिथक की परिभाषा, वो शब्द कहाँ से लिया गया और मिथक की जो विशेषताएं और उसका साहित्य में जो स्थान है और वो कैसे बना, इन सब के बारे में आज अपन ने पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें मिथक की थी। मिथक शब्द मिथ और माइथोस से बना है। इसकी विशेषताओं में मुख्य रूप से ये मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है और मिथक के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती की अंधा युग और नरेश मेहता की संशय की रात और कुंवर नारायण की आत्मजाई, ये सभी मिथक कहानियों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से आपको इस टाइप की कोई भी एक रचना का नाम देकर एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी मिथक के अंतर्गत आती है। तो ये अपन ने आज मिथक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।